Good morning, students. Welcome. So, students, this is the fourth part of chapter 15 of your science book, and today we are going to start from the topic earthquakes. Last part में हम लोगों ने lightning के बारे में पढ़ा था कि how does lightning occur, and we also read about lightning conductor, या फिर हम lightning के टाइम पर thunderstorm के टाइम पर खुद को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं अगर हम घर के अंदर हैं या फिर वी आर आउटसाइड द होम। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। आज हम दूसरे इस चैप्टर में दो नेचुरल फिनोमेना आपको दिए हुए हैं। एक तो लाइटनिंग, इसका हम पढ़ चुके हैं, एंड द नेक्स्ट वन विच इज़ गिवन इन योर बुक इन दिस चैप्टर इज अर्थक्वेक्स। ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हालांकि आपने अर्थक्वेक के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा है अर्थक्वेक, या फिर और भी कुछ नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में पढ़ा है आपने। आज डिटेलिंग में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है एंड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम, प्रिवेंटिव मेजर्स बोल सकते हैं, क्या ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। अभी आप लोगों ने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ लिया, लास्ट पार्ट में ही हमने पढ़ा था। इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। क्लास 7th में आप लोगों ने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। साइक्लोन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? वायलेंट विंड स्टॉर्म होता है जो कि रोटेट करता है। वायलेंट विंड स्टॉर्म और वायलेंट रोटेटिंग विंड स्टॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। दिस नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस तरीके के जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जैसे साइक्लोन है, सुनामी है, इस तरीके के जो नेचुरल फिनोमेना है, ये हमारी लाइफ को और हमारी जो प्रॉपर्टी है, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर्चुनेटली दीज फेनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। ये जो इस हमारी किस्मत मान लीजिए कि फॉर्चुनेट है हम इस चीज़ में कि हमें इन सब नेचुरल फिनोमेना के बारे में कुछ हद तक पहले ही पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुंबई है तो वहाँ पे पहले हाई अलर्ट मिल जाता है कि साइक्लोन आ सकता है, तो लोग वहाँ से अपना, अगर किसी का घर है या फिर कोई रहता है वहाँ पर, तो वो शिफ्ट करने लग जाते हैं अपनी प्लेस, दूसरी प्लेस पर आके रहने लगते हैं फॉर द टाइम बीइंग। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। वेदर डिपार्टमेंट ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है लोगों को जो भी उस एरिया में रह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तो पहले ही प्रिडिक्शन दे देते हैं कि हो सकता है कि थंडरस्टॉर्म हो सकता है, वहाँ पे वार्निंग पहले ही मिल जाती है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्पनिंग इट। अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग तो होगी ही उसके साथ, और साइक्लोन भी हो सकता है। मतलब काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन क्या होता है? रोटेशनल मोशन में विंड स्टॉर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। तो हमें अगर प्रिडिक्शन पहले ही मिल जाता है तो हमें अपने आप की जो भी ह्यूमन लाइफ है या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, और हम इसको इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। फाइन। नाउ नेक्स्ट पेज। There is, however, one phenomenon which we are not yet able to predict accurately. अभी भी एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं मिल पाता है, कि पहले ही इसके बारे में जो भी प्रिडिक्शन है कि आ सकता है इस एरिया में अर्थक्वेक, एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं मिल पाता। इट इज़ एन अर्थक्वेक। वो कौन सा फिनोमेना है? वो है अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। अगर अर्थक्वेक आता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसकी स्केल पे डिपेंड करता है अर्थक्वेक की, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर ज़्यादा स्केल पर आता है तो, अगर शेकिंग, अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थ शेक करने लगता है। अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं उसमें वाइब्रेशन आने की वजह से बिल्डिंग्स वगैरह या जो भी है वो सब डैमेज होने लगती हैं, हिलने लगती हैं, वाइब्रेट होने लगती हैं। आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। आगे का टॉपिक है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। उसमें आपको मैं बताऊंगी कि अर्थक्वेक होता क्या है।
नाउ दिस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड तंगदर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। सबसे बड़ा जो मेजर अर्थक्वेक था इंडिया में वो हुआ था 8 अक्टूबर 2005 में। आपको प्लेसेस बताती हैं यूरी एंड तंगदर टाउन में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में है। बिफोर दैट, उसके भी पहले अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी। उसके पहले एक और अर्थक्वेक हुआ था 26 जनवरी को 2001 में। कहाँ पर? भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्लियर। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 15.5 दिया, इसको हम स्किप करेंगे, आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। इसमें कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए बोला है आपको, तो इसको अभी हम स्किप कर देंगे। ये आपको एक इमेज दी हुई है नीचे कश्मीर अर्थक्वेक की, जो हमने पढ़ा कि कश्मीर में मेजर अर्थक्वेक हुआ है। तो देखिए अर्थक्वेक क्या कर सकता है। एट दैट टाइम इट हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हो सकता है इन घरों के अंदर, फॉर एग्जांपल पहली प्रेडिक्शन नहीं है हमको अर्थक्वेक का, तो घरों के अंदर जो ह्यूमंस भी होंगे, जो भी पर्सन होंगे, तो उस टाइम पे ट्रेमर आने की वजह से या वाइब्रेशन होने की वजह से ये जो रूफ टॉप्स हैं वो पर्सन पर, या फिर जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है अर्थक्वेक के टाइम पर। What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effect? These are some of the questions which we will discuss below. Earthquake होता क्या है, और जब earthquake होता है तो क्या सब चीज़ें हो सकती हैं, earthquake से बचने के लिए हम कौन कौन से इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं, या उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आगे मिलेंगे। नाउ व्हाट इज़ एन earthquake? earthquake क्या होता है? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. काफ़ी कम टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट मूवमेंट होता है, एकदम से होता है, कभी कभी ज़्यादा स्केल का आता है। तो सडन जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं या अर्थ होता है वो शेक करने लग जाता है। ओके, होता कुछ समय के लिए है, लेकिन उस उतने से टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। तो अर्थक्वेक क्या होता है? It is sudden shaking of the earth, or we can say sudden trembling of the earth. It is caused by disturbance deep inside the earth's crust. ये कब होता है? डिस्टर्बेंस कहाँ होती है? अर्थ्स क्रस्ट में। जैसे अर्थ, आपको पता है 3 जो लेयर्स होती हैं, एक तो होता है क्रस्ट, देन मेंटल, एंड देन कोर। कोर में भी क्या? आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट कौन सी लेयर होती है? ये क्रस्ट आप देख सकते हो, आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस होने लगती हैं अर्थ क्रस्ट में, उसकी वजह से जो ग्राउंड होता है उसमें हम देख सकते हैं कि ट्रेम्बलिंग हो रहा है या फिर शेक हो रहा है ग्राउंड, जब डिस्टर्बेंस आती है अर्थ क्रस्ट पर। earthquakes occur all the time, all over the earth. They are not even noticed. earthquake all over the earth भी आ सकता है, लेकिन या फिर हमेशा ही अकर होता है, लेकिन अननोटिसेबल होता है, बिकॉज उसकी स्केल काफ़ी ज़्यादा कम होती है कुछ पॉइंट में। ओके, दे आर नॉट इवन नोटिस, हम उसको नोटिस भी नहीं करते, कर ही नहीं पाते, इतना कम होता है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स होते हैं, वो उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते, मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं होते। जैसे आपको बताया मेजर अर्थक्वेक कब हुआ था, एक हमने अक्टूबर का देखा था, फिर 2001 का भी देखा था, एक 2005 में एंड 2001 में। तो उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। और जो मेजर अर्थक्वेक आते हैं ना, उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, लोग, इवन पीपल, ये सब कुछ डैमेज कर सकता है अर्थक्वेक। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। earthquakes कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। earthquake की वजह से क्या क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है, अगर अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होती हैं, या फिर वाइब्रेशन होता है ग्राउंड पर, या शेक होता है ग्राउंड अर्थ, तो क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है, बिकॉज ट्रीज़ वगैरह उस टाइम पर earthquake की वजह से ट्रीज़ वगैरह क्या हो जाती हैं, उनके रूट्स लूज़ हो जाते हैं, और ट्रीज़ भी उस टाइम पर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राउंड की ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिस वजह से
फ्लड आ सकते हैं। लैंडस्लाइड्स आपको पता है, जो हाई माउंटेन्स या हिल्स होते हैं वहाँ से जो स्टोन्स या फिर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, रॉक्स, वो हिलने लगते हैं, शेक करने लगते हैं, धीरे धीरे वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं ऑन द लोअर ग्राउंड। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से अगर लोग कोई नीचे की तरफ से जा रहे हों रोड पर तो ये रॉक्स आकर उन पर गिर सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी क्वाइट डेंजरस एट दैट टाइम। ना सुनामी, अर्थक्वेक क्या कॉज कर सकता है? फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी भी कॉज कर सकता है। सुनामी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग या हाई वेव्स जो कि अर्थक्वेक की वजह से होती हैं अंडर द सी, इसे बोलते हैं सुनामी। तो अर्थक्वेक ये सारी चीज़ें कर सकता है। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन। मेजर सुनामी, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में जो सुनामी हुई थी वो इंडियन ओशन में अकर हुई थी 26 दिसंबर 2004 में। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। उस इंडियन ओशन के बगल में जितने भी एरियाज थे, तो जब इंडियन ओशन में सुनामी आया था ना, तो सारे एरिया को, जितने भी अगल बगल के एरियाज थे, सबको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। ओके, एट दैट टाइम। नाउ व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक कैसे होते हैं, किस वजह से अर्थक्वेक होता है? लेट्स रीड। Bujo is saying, my grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? बूजो क्या बोलता है कि मेरी दादी ने, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे बताया था कि जो हमारा अर्थ है, एक हॉर्न, एक बुल है बहुत बड़ी, उसके हॉर्न पर, बुल के दो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, तो बुल के एक हॉर्न पर अर्थ को बैलेंस करके रखा है बुल ने। तो जब वो हॉर्न वाली जो मीन्स जो बुल है वो एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पर अर्थ को शिफ्ट करती है, तो उसमें उस वजह से अर्थ हमारा शेक करने लगता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो स्टूपिड सी स्टेटमेंट या बात हो गई। तो पूजो वही सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे बताया, ऐसे ही इसको इनकी ग्रैंडमदर ने, बूजो की ग्रैंडमदर ने ऐसे ही बोल दिया था, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। पुराने समय में लोगों को नहीं पता था कि अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन माइथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय बूजोस ग्रैंडमदर। तो पुराने समय में लोगों को नहीं पता था कैसे होते हैं अर्थक्वेक, तो वो अपनी ही स्टोरीज बुनते थे, या जो पुराने ज़माने में जो उनकी धारणा होती थी, जो मानते थे, वो अपने हिसाब से बातें मान लेते थे कि ऐसा होता होगा। इस तरीके का एक एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिला कि बूजो की ग्रैंडमदर उनको क्या बताती थी। सिमिलर मिथ्स वर प्रेवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके की काफ़ी सारी मिथ हैं, मतलब ऐसी बात जो सच नहीं है। इस तरीके के काफ़ी सारे मिथ हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स पर उस टाइम पर थी। लोग मानते थे कि अर्थक्वेक इस वजह से होता है। पहेली, व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ? पहेली बोलती है तो अर्थ में जो डिस्टर्बेंस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अब हमें पता है ट्रेमर्स, या फिर जो ट्रेमर्स मतलब होता है सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो हमें ये पता है सडनली शेक क्यों होता है अर्थ, बिकॉज अर्थ के क्रस्ट में, आउटर लेयर में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। मीन्स प्लेट्स जो होती है ना अर्थ की, वो हिलने लगती है, उसमें मूवमेंट आने लगता है, जिस वजह से जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसमें हम डिस्टर्बेंस देख सकते हैं। दैट इज डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। और अपर मोस्ट लेयर क्या है? इट इज क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नॉट इन वन पीस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो केवल एक सिंगल पीस में नहीं है, इट इज़ फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मीन्स बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। जैसे मैंने आपको बोला, तो हर एक फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, हर एक पीस को क्या बोलते हैं? प्लेट। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ये वाली प्लेट्स हमेशा ही कंटिन्यूसली एक मोशन में रहती हैं, हमेशा मूव करती रहती हैं। वेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, या फिर पहले तो आप ये देख लो, पिक्चर देख लो नीचे, ये यूरेशियन प्लेट लिखा है, ये अरेबियन प्लेट लिखा है, एंड देन इंडियन प्लेट। ठीक है, तो ये हमेशा ही मोशन में रहती हैं, ये है अर्थ की प्लेट्स। क्लियर? नेक्स्ट पेज। टकराती हैं प्लेट्स। अ प्लेट गोज अंडर अनदर
ड्यू टू कोलिजन। तो उस समय पर क्या होता है, जब आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराने के चक्कर में एक दूसरे के नीचे या ऊपर हो सकती हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। कोलाइड हो रही है मतलब टकरा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में मीन्स अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर में डिस्टर्बेंस आने लगते हैं, मतलब शेक होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगते हैं। दिस इज़ द ब्रशिंग पास्ट, मीन्स इस तरीके से ब्रश करती हैं सारी प्लेट्स एक दूसरे से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में कोलाइड हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, जिस वजह से ये आप ऐसे हम देख सकते हैं कि डिस्टर्बेंस कॉज होते हैं अर्थ्स क्रस्ट में। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यही डिस्टर्बेंस है जो हमको अर्थक्वेक के रूप में दिखते हैं अर्थ के सरफेस पर। ओके, दीज आर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ्स प्लेट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज पूजो सेइंग हियर? If scientists know so much about earthquake, can they also predict when and where the next one will strike? तो बूजो बोलता है अगर साइंटिस्ट को इतना सब कुछ पता है अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या वो बता सकते हैं कि कब, किस समय पर दूसरा अर्थक्वेक और कहाँ होने वाला है, दूसरा अर्थक्वेक कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर वॉट कॉसेज एन अर्थक्वेक, हालांकि हमें पता है अच्छे से कि अर्थक्वेक किस वजह से होता है, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट when and where the next earthquake might occur। लेकिन ये बताना पॉसिबल नहीं है कि कब और कहाँ दूसरा अर्थक्वेक होने वाला है। Now let's read what is पहेली सिंह है। I read somewhere that underground explosions could also cause tremors। तो पहेली ने बोला, कब मैंने ये भी पढ़ा है कि जो एक्सप्लोजन्स होते हैं ना, बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग करते हैं, तो जो बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उसको ट्राई करते हैं अंडर द ग्राउंड, तो उस वजह से भी जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं उनमें वाइब्रेशन आने लगता है, वो शेक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक उस एरिया के अगल बगल में देख सकते हैं। इट कैन बी माइनर और मेजर। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। अर्थ पे जो ट्रेमर है, मतलब जो सडनली शेक करता है अर्थ, हम तब भी देख सकते हैं अगर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है तो अंदर से जो लावा वगैरह जो भी निकलता है उसका मैग्मा, तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पर भी क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं या अर्थ क्रस्ट पर डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि अर्थ के जो अगल बगल का जो एरिया है उस वॉल्केनो के अगल बगल का, वो शेक करने लग जाता है। और अ मीटियोर हिट्स द अर्थ। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन है, दूसरा अगर कोई मीटियोर आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा कि मीटियोर क्या होता है। मीटियोर एक ऐसा बोलते हैं कि शूटिंग स्टार है या कुछ है जो अर्थ को स्ट्राइक करता है, एंड वंस इन अ वाइल ही ऐसा होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता ऐसा कुछ। तो जब वो अर्थ को स्ट्राइक करता है तो उस टाइम भी अर्थ की प्लेट्स में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, विच कैन रिजल्ट इन द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। फाइन। एंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दूसरा और क्या रीज़न हो सकता है, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन, मीटियोर हिट्स द अर्थ, एंड द नेक्स्ट कैन बी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जैसे आपको मैंने बताया कि काफ़ी लोग टेस्ट करते हैं अपने जो वेपन्स हैं अंडरग्राउंड में, मतलब अंडरग्राउंड, तो उस वजह से भी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं विच रिजल्ट्स इन शेकिंग ऑफ द अर्थ। हाउ एवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वो कब होते हैं, जब ये जो मूवमेंट होती है ना अर्थ प्लेट्स की, अभी हम लोगों ने देखा जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं, आपको मैंने बताया क्रस्ट फ्रेगमेंटेड होता है, अर्थ क्रस्ट काफ़ी पीसेस में डिवाइडेड होता है, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी मोशन में रहती हैं, लेकिन जब विगरस उनमें मोशन होता है, बहुत ज़्यादा मोशन होता है, जिसकी वजह से वो कोलाइड होती हैं, तो वो अर्थक्वेक में रिजल्ट कर देती हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इसका हमको रिजल्ट दिखने लगता है कि अर्थ शेक कर रहा है, विच मीन्स अर्थक्वेक। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही होता है। सिंस earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where the earthquakes are more likely to occur। जैसे हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक ज़्यादातर किससे होते हैं, प्लेट्स जो होती है अर्थ क्रस्ट की, उसके मूवमेंट से। तो जो बाउंड्री होती है ना प्लेट्स की, जो भी ये बाउंड्री एज है, ये जो प्लेट्स की एज होती है या बाउंड्री होती है, इन्हें बोलते हैं वीक जोन्स, जहाँ पर अर्थक्वेक माना जाता है कि इस एरिया में, मीन्स इस बाउंड्री लाइन पर ज़्यादा अकर कर सकते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। तो इन वीक जोन्स को क्या बोला जाता है,
इन वीक जोन्स को बोला जाता है सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंजेटिक प्लेन। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। इंडिया में ज़्यादातर कौन कौन सी प्लेसेस हैं जिनको वीक जोन्स या फॉल्ट जोन्स, सिस्मिक जोन्स बोला जाता है, उनके नेम लिखे हुए हैं। कश्मीर, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज, रन ऑफ कच्छ, इस तरीके से काफ़ी सारे नेम्स लिखे हुए हैं जो कि माना जाता है कि डेंजर जोन है, जहाँ पे अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale. कि अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड का आया है, कितनी स्केल पर आया है या कितनी मैग्नीट्यूड का आया है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक स्केल आती है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ऐसे नहीं कि आपके जो उसमें होती है ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल, वैसा स्केल नहीं होता, बट नॉर्मली क्या बताया गया है, अगर अर्थक्वेक का हमको मैग्नीट्यूड चेक करना है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। हमको इस स्केल के थ्रू पता चलता है कि कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अब बताया गया है कि अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव कब माना जाता है। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल। अगर रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा बताए, जैसे रेंज होती है हर एक स्केल पे, उस तरीके से रिक्टर स्केल पे भी रेंज होती है। ऑल्दो ये नॉर्मल स्केल की तरह नहीं होती, तो यहाँ पे जो रेंज लिखी होती है, अगर उधर उस रेंज में हमें 7 से ऊपर का मैग्नीट्यूड दिखाता है अर्थक्वेक का, तो उस केस में अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स आर हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। जो भुज और कश्मीर में हम लोगों ने पढ़ा था, मेजर अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का वो 7.5 से ऊपर था। ठीक है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। नाउ व्हाट इज रिटन ओवर हियर, द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ट्रेमर्स जो शेक होने लगता है अर्थ, उस वजह से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द वेव्स प्रोड्यूस होने लगती हैं कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर कॉल्ड द सेस्मिक वेव्स। अब इस ट्रेमर की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अर्थ पर, उन वेव्स को बोला जाता है सेस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सेस्मोग्राफ। ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड, एक सिंपल वाइब्रेटिंग रॉड है, या फिर इसको एक पेंडुलम भी बोल सकते हैं, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। अगर ट्रेमर अकर हो रहा है, मतलब अगर सडन शेक कर रहा है अर्थ, तो ये क्या होता है, ये जो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। ये अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इधर जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है ना, जो पार्ट वाइब्रेट करता है इसका सिस्मोग्राफ का, उधर क्या है, एक पेन अटैच्ड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए रिकॉर्ड कर रहा है ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको ये दिख रही है लाइंस, ये ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहा है सिस्मोग्राफ पर। पेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पेन अटैच्ड है। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर। ये पेपर अटैच्ड है यहाँ पर इस चार्ट पेपर पे पेन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता जाता है, विच मूव्स अंडर इट। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। इन वेव्स को पढ़कर साइंटिस्ट एक पूरा मैप ऑब्जर्व या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक का, जैसे कि आपको 15.14 में दिख रहा है। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट्स इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। साइंटिस्ट अगर एक बार देख लेते हैं कि इस पेन ने क्या क्या रिकॉर्ड करा है, कितनी वेव्स रिकॉर्ड करी हैं, तो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं साइंटिस्ट की कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वाला अर्थक्वेक। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वाले फिगर में कि एपी सेंटर है अर्थ का सेंटर, जहाँ पर ट्रेमर्स अकर हो रहे हैं। ये अर्थ सरफेस में हमको दिखेगा कि शेक कर रहा है। सिस्मिक वेव्स जो आपको दिख रही है सर्कुलर मोशन में, ये क्या है, ये एक्चुअली सिस्मिक वेव्स हैं। ये सिस्मिक वेव्स ही रिकॉर्ड की जाएंगी सिस्मोग्राफ के थ्रू। और जो एपी सेंटर है यहाँ पर, इसके बिल्कुल बीच का सेंटर जो है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस।
Okay, now let us read this paragraph also. Like many other scales in science, decibel is another example. रिक्टर स्केल इज़ नॉट लीनियर. रिक्टर स्केल लीनियर नहीं होती, मतलब स्टैटिक नहीं चलती, एक ही पोजीशन पर नहीं चलती. मतलब कि क्या है, दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है अगर मैग्नीट्यूड 6 का अर्थक्वेक आ रहा है तो ये 1.5 टाइम्स डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है. किससे? अगर मैग्नीट्यूड 4 का अर्थक्वेक हो रहा है तो. ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. अगर दो नंबर से भी मैग्नीट्यूड अगर बढ़ जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो, अगर सपोज कीजिए 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है, देन 6 मैग्नीट्यूड वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं, 1000 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ जाती है उसकी. ऐसे नहीं 1.5 टाइम्स बढ़ रही है. इट मीन्स 1000 टाइम्स. इट कैन बी मोर डिस्ट्रक्टिव. Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 6 के अर्थक्वेक के पास कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है? इट कैन बी 1000. इट मीन्स इट कैन हैव 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव पावर देन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. फाइन. सो नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आते टाइम हम क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं? We know from the earlier pages earthquake cannot be predicted. हमने जो पढ़ा अभी उसके थ्रू हमको पता चला कि earthquake को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. We have also seen that they can be highly destructive. हमको ये भी पता चला कि earthquake बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं. It is therefore important that we can take necessary precautions to protect ourselves at the time of earthquake. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रिकॉशंस लेना अगर earthquake अराइव करता भी है तो. पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, जो लोग सिस्मिक जोन्स में रह रहे हैं, मतलब कि जो वीक जोन्स में रह रहे हैं, ऐसे जोन जहाँ पर अर्थक्वेक ऐसा माना जाता है कि फ्रीक्वेंटली अकर कर सकते हैं, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड. ऐसे जोन्स को स्पेशली कंस्ट्रक्ट या स्पेशली बिल्ड करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिज़ाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स. इधर जो बिल्डिंग्स बने वीक जोन्स वाले एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक हो सकते हैं ज़्यादा, कि फ्रीक्वेंटली अकर करें, मीन्स ज़्यादा संभावना है यहाँ पे अर्थक्वेक होने की, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही है वो अर्थक्वेक के हिसाब से ही बने. ओके, कि अर्थक्वेक का ध्यान रख कर बने कि यहाँ पर आ सकता है. मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल. जो आजकल जो बिल्डिंग बनाने की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसकी मदद से हम कर सकते हैं. कैसे? It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. ऐसा बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्डिंग का उस एरिया में पर्टिकुलरली वो क्वैक सेफ हो, मीन्स अर्थक्वेक से सेफ हो, जिससे कि ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान ना हो. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो इंजीनियर होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. इन हाईली सिस्मिक एरियाज the use of mud or timber is better than using heavy construction material. Keep roofs as light as possible in case the structure falls. The damage will not be heavy. तो ऐसी एरियाज में हम क्या करें कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सीमेंट एंड ब्रिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करने की जगह, ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने की जगह हम मड और टिम्बर का यूज़ करें, जिससे कि अगर अर्थक्वेक आता भी है और रूफ आकर गिरता भी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं हो. इट इज़ बेटर if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. और ऐसे एरियाज़ में बेटर है कि जो कबर्ड्स बने हुए हैं और जो शेल्व्स हैं वो दीवार से अटैच्ड हों, फिक्स्ड हों, मीन्स क्वैक के टाइम पर, अर्थक्वेक के टाइम पर वो ईजिली फॉल नहीं हों. बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एट्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल. आप कहाँ फोटो फ्रेम लगा रहे हो, क्लॉक्स कहाँ लगा रहे हो, वाटर हीटर्स कहाँ लगा रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान दें, बिकॉज अर्थक्वेक के टाइम पर वो लोगों पर आकर डायरेक्टली नहीं गिरे. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all the buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment in working order. जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं कि जल्दी उनको फायर कैच कर सकती हैं, आग लग सकती है अर्थक्वेक के टाइम पर या अर्थक्वेक की वजह से. सो ऐसी बिल्डिंग्स के लिए नेसेसरी है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह छोटे से होते हैं, वो वहाँ पर लगे रहें और वर्किंग कंडीशन में हों.
ताकि इमरजेंसी के टाइम पर उसको यूज़ किया जा सके. नाउ व्हाट इज रिटन, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वैक रेजिस्टेंस हाउस. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि रुड़की में है, उन्हें ऑलरेडी गाइडलाइंस दे रखी है कि क्वैक रेजिस्टेंस मतलब कि अर्थक्वैक से बचाव के लिए हम घर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं. इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वैक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अगर अर्थक्वैक आ जाता है और आप घर पे हो तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर आप बाहर हो तो हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं. तो पहले क्या पढ़ेंगे, अगर हम इफ़ वी आर एट होम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. अगर अर्थक्वेक आ जाता है, आप घर पर हो, तो कोई टेबल है, टेबल के नीचे आप बैठ जाओ, अपने हेड को ढककर, अपनी हेड पर अपना हाथ रखकर उस टाइम जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आप उसके अंदर ही रहो. जब शेकिंग स्टॉप हो जाए आप तब बाहर आ सकते हो. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट में फॉलो नहीं हो. घर पे अगर कोई ऐसे बड़ा ऑब्जेक्ट है या हैवी सा ऑब्जेक्ट है, उससे दूर रहिए, बिकॉज शेकिंग के टाइम पे हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आप पर गिर सकता है. इफ़ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. अगर आप बेड पर हो तो उस टाइम उठो मत, पिलो से अपने सर को ढक लो. इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर के बाहर हो तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट. एक ऐसा ग्राउंड देखो जो कि बिल्कुल खाली हो, बिल्डिंग्स ट्रीज वगैरह अगल बगल में नहीं हो. अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड. ठीक है, ऐसा स्पॉट ढूंढिए जहाँ पर बिल्डिंग्स, ट्रीज या फिर पोल्स नहीं हो, पावर लाइन्स नहीं हो. इफ़ यू आर इन कार और अ बस, डू नॉट कम आउट. अगर आप कार या बस में हो उसके बाहर मत निकलो. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट. अपने ड्राइवर को बोलो कि धीरे धीरे चलाकर एक सेफ स्पॉट पर, जो कि ओपन एरिया है, वहाँ पर लेकर चले आपको. डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप. अब तब तक बाहर मत निकलेगा जब तक कि अर्थ शेक करना या ट्रेमर्स बंद ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर की रीडिंग पूरी कंप्लीट कर ली. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और बार आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे खुद से. ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट यू हैव लर्नड. आपको पता है ये की पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, तो ये आपको सारे ही की पॉइंट्स लर्न करने हैं. फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. कीप लर्निंग.